योजना के रूप में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न के रूप में पहुंचाया जा रहा है। 80 करोड़। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि इस कार्यक्रम की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हुई है और इसी तरह ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल पर भी नई इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, जिनसे उम्मीद है कि सप्लाई चेन पर जो अब तक यह दबाव जो बना हुआ है उसमें भी कमी आएगी। और आप लोग अवगत होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक इंट्रोड्यूस किया है, लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का पीएम गति शक्ति। इसकी जानकारी आपको मिली होगी। और मैं जानता हूं लॉजिस्टिकल जो बॉटलनेक्स हैं, सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन है, इसको दूर करने के लिए हमारा यह एक लॉन्ग टर्म रिस्पांस है। 100 लाख करोड़ रुपए के परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। और इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने इनविजन किया है, और केवल इनविजन ही नहीं किया है, केवल हम लोगों ने इसकी घोषणा ही नहीं की है, उस पर अमल भी करना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। कहां कहां अमल किया है, मैं इस पर चर्चा करूंगा तो 10-15 मिनट का समय और लगेगा। आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जानते हैं, इसलिए उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। और साथियों, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स है, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर हमारी प्राथमिकताओं में से यह सब प्रमुख है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और जो अर्थव्यवस्था में डिमांड को मजबूत करेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो बट नेचुरल है डिमांड बढ़ेगी। और किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य जो इनकम सपोर्ट इंटरवेंशंस का उद्देश्य जो हम लोगों ने किया है, उसका उद्देश्य प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को उस दशा में वापस लाना है जहां हम पैंडेमिक के पहले थे। या गवर्नमेंट ने जब सारे स्टेप्स उठाए हैं वो इस दृष्टि से उठाए हैं। और इन सभी प्रयासों के चलते हमारे डोमेस्टिक डिमांड, चाहे वह इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, चाहे वह कंजम्पशन से संबंधित हो, उनमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और इस सच्चाई को आप भी स्वीकार करेंगे कि हमारी इकोनॉमी की रिकवरी वी शेप्ड हो रही है। वी शेप्ड हमारी इकोनॉमी की समय रिकवरी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान केंद्रित किया है, उससे सप्लाई साइड में आने वाली बाधाओं से निजात मिलनी भी अब शुरू हो गई है। कोविड वैक्सीनेशन की सफलता के चलते कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज भी धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रहे हैं और हमारी इकोनॉमी को पटरी पर आने के लिए मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं। और साथियों, अभी मैंने आप लोगों के सामने इंडियन इकोनॉमी की एक झलक रखी है और इसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य के बारे में चर्चा भी की है। अब मैं हमारे देश में इमीडिएट फ्यूचर से थोड़ा और आगे मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बातें आपके सामने यहां पर मैं रखना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वे रिक्वायरमेंट्स क्या है? पहला हमारा रिक्वायरमेंट, व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, टेक्निकली साउंड होना चाहिए और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, यानी एक उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। दूसरी चीज कैपिटल होनी चाहिए। तीसरी चीज टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। चौथी चीज मार्केट और मार्केट एक्सेस होना चाहिए। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, फ्री प्रेस और रेगुलेटरी सिस्टम्स होना चाहिए। यह सब सारी चीज किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है साथियों, देश का शिक्षित, स्वस्थ और टेक्निकली अवेयर और कॉम्पिटेंट और डाइवर्स स्किल सेट संपन्न होना, माने ह्यूमन रिसोर्स इस प्रकार का होना चाहिए। और आप लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखी होगी। गवर्नमेंट ने इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। वोकेशनल एजुकेशन पर हमारी गवर्नमेंट ने विशेष बल दिया है और इंडस्ट्री और एकेडमिया के कोलैबोरेशन का भी प्रोविजन हम लोगों ने इस एजुकेशन सिस्टम में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी किया है। और इसी तरह से
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मानव संसाधन के लिए भी बनी, ये बहुत ही ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत ही अहम मानते हुए हम नई एजुकेशन पॉलिसी पर भी हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। नए नए IIT, IIMs, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और मेडिकल सीट्स में बड़ी संख्या में हम लोगों ने बढ़ोतरी की है, इसकी भी आपको जानकारी है। हमारे उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी धड़ाधड़ मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। और मेरी यहां तक जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के 58 या 64 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। इतनी मैंने अभी तक पहले रिक्वायरमेंट की बात की है। दूसरा हमारा जो रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, वह है कैपिटल। जिन संकटों का अभी मैंने जिक्र किया था, उनके चलते या फिर अन्य कारणों से कई बार मार्केट में कैपिटल स्कैर्सिटी पैदा हो जाती है। और एक बार मार्केट में कैपिटल की कमी यदि आ जाती है तो वह केवल तात्कालिक नुकसान ही नहीं होता है, बल्कि वह इन्वेस्टमेंट को डिप्रेस करके लॉन्ग टर्म नुकसान में बदल देता है। और 2014 में अनेक बैंक NPA और घाटे के बोझ के तले दबे हुए थे, इसकी आपको जानकारी है। वे नए लोन देने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं थे। 2014 की बात बतला रहा हूं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए भी सरकार ने कई रिफॉर्म्स किए पिछले 8 वर्षों में, और हमने मजबूती से कदम उठाकर कुछ बैंकों को आपस में मर्ज किया। कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए हम उन्हें नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज करके भी उन्हें रिवाइव करने के लिए कई मेजर स्टेप्स उठाए। मैं पब्लिक बैंक की बात कर रहा हूं। बैंक जो अब तक कहीं NPA या फिर इसी तरह के अन्य कारणों से नुकसान में चल रहे थे, हमने उनके पुनरुद्धार किया है। और आज बैंक मार्केट में भली भांति लोन्स आदि भी उपलब्ध करा रहे हैं। लोन हमको नहीं मिल रहा है, शायद इसकी शिकायत आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और साथियों, स्टार्टअप्स, पहले स्टार्टअप एक ऐसा शब्द था कि लोग इसका अर्थ ही नहीं समझते थे कि स्टार्टअप है क्या। लेकिन आज जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है अच्छी तरह समझने लगा कि स्टार्टअप है क्या। एक समय था, मुझे याद है कि हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 500 थी। आज स्टार्टअप की संख्या बढ़कर मोर देन 60,000 हो गई। यह कोई छोटी बात नहीं है। और स्टार्टअप के लिए हमारे देश में वेंचर कैपिटल फंडिंग का कल्चर भी डेवलप हुआ है, जो अर्ली स्टेज पर उनकी हैंड होल्डिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं। और स्टार्टअप बेस्ड इनोवेशन इकोसिस्टम की सफलता इस बात से हम देख सकते हैं कि देश में यूनिकॉर्न्स की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। यूनिकॉर्न्स माने जिनकी पूंजी लगभग मोर देन $1 बिलियन की है, 100 से ऊपर पहुंच गई। और ये शेयर मार्केट में शायद लिस्टेड नहीं होती हैं यूनिकॉर्न, इस बात की भी आपको जानकारी होगी। और साथियों, इसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को भी हमने भरोसा दिलाया है और हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाई है। और ट्रेडिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया है और ट्रेडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी किया है। अब गांवों व सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी एक मोबाइल के माध्यम से सभी रिस्क को समझते हुए अपना पैसा मार्केट में लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि गांवों में भी मोबाइल के माध्यम से पैसा लगा रहे हैं लोग, नौजवान। इस तरह मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के भारी संख्या में आने से मार्केट की डेप्थ और रेजिलियंस ये दोनों बढ़ी है। और इससे हमारे बिजनेस को कैपिटल की इजी अवेलेबिलिटी वर्तमान में देखने को मिली है। और तीसरा प्रमुख कंपोनेंट जिसकी मैंने चर्चा की थी फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, वह है टेक्नोलॉजी। इसको बढ़ावा देने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने कई मेजर स्टेप्स लिए हैं। उदाहरण के लिए हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वह CSIR हो, चाहे हमारा डिफेंस का DRDO हो, हमने उन्हें बड़े स्तर पर रिफॉर्म्स लाने का भी प्रयास किया है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो रिसर्च हमारी एकेडमिया यानी यूनिवर्सिटी
या फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हो रही थी, उनमें और इंडस्ट्री में बड़ा गैप था। दोनों के बीच कोई लिंकेज नहीं था। ऐसे में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही थी, उनको इंडस्ट्री में अप्लाई करने में काफी मुश्किल होती थी। नतीजा यह होता था कि दोनों ही पार्टी के विकास में बाधा आती थी। पर हमने इन दोनों के बीच के गैप को पाटने का कार्य किया है, ताकि लैब और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को कम किया जा सके। और यह दोनों ही पक्षों के लिए मैं यह मानता हूं कि यह विन विन सिचुएशन है। और दुनिया भर में देखा गया है साथियों कि स्टार्टअप इनोवेशन का एक प्रमुख माध्यम होते हैं, और ऐसे में स्टार्टअप की हैंड होल्डिंग करना, उन्हें आगे बढ़ाना, यह हमारा केवल साधारण काम नहीं है, बल्कि इसे मैं मानता हूं कि यह बहुत ही आज की स्थिति में पुनीत कर्तव्य है। और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, जिसका भी नाम आपने सुना होगा, आईडेक्स, एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कदम है। शायद समाचार पत्रों के माध्यम से आपको इस बात की भी जानकारी मिली होगी कि एक आईडेक्स प्राइम को हमने लॉन्च किया है, अभी कुछ ही महीनों पहले उसे लॉन्च किया है। इसमें पहले ग्रांट के रूप में अमाउंट जो दिया जाता था वह 1.5 करोड़ था। उस 1.5 करोड़ को आईडेक्स प्राइम स्कीम में बढ़ाकर उसको मैंने एकाएक 10 करोड़ रुपये कर दिया। 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़। यह हमारे इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को एक अच्छा एक्सपोजर प्रदान कर रहा है, और निश्चित ही इसमें आगे बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी तरह डीआरडीओ का एक महत्वपूर्ण कदम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, जिसे हम शार्ट भाषा में टीडीएफ कहते हैं, जो हमारी सेनाओं के लिए मौजूदा प्रोडक्ट, सिस्टम, प्रोसेस आदि में अपग्रेड और नए इनोवेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रदान करता है। और साथियों, दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने कई प्रयास किए हैं, और हम लोगों ने साफ और दो टूक शब्दों में कहा है कि जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है हम उसका स्वागत करते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोसेस को भी, इन्वेस्टमेंट के सारे सिस्टम को काफी हम लोगों ने काफी उसको सरल बनाया है। पहले केवल 49% हुआ करता था ऑटोमेटिक रूप से, अब बढ़ाकर 74% कर दिया। गवर्नमेंट रूप से 100% इन्वेस्टमेंट कर दिया। साथियों, अगले कंपोनेंट यानी मार्केट पर मैं अधिक क्या कहूं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज को अपने देश में मार्केट उपलब्ध कराना हमारी आत्मनिर्भरता का जो कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट की भी अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का भी पूरा प्रयास किया है। और साथ ही साथ हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस के बाहर देशों में भी मार्केट एक्सेस दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे बाहर भी मार्केट कैप्चर कर सकें। और साथियों, डिफेंस के क्षेत्र की मैं क्या बात करूं, इतना ही कहूंगा, सेल्फ रिलायंस का जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करने के लिए हम लोगों ने अब तक इस समय का जो कैपिटल बजट है हमारा डिफेंस का, उसमें 68% हम लोगों ने यह तय कर दिया है कि यह डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो जाएगा। 68% पूरे कैपिटल बजट का डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए जाएगा। और आपको जानकर यह खुशी होगी, इस 68% का 25% तय कर दिया है कि केवल प्राइवेट इंडस्ट्री की, ये पहली बात है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इनके परिणाम अब हमारे सामने आने लगे हैं, और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ गया है, जिसके बारे में पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं करता था। और इसी प्रकार सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी किसी भी इकॉनमी को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। और सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस से मेरा तात्पर्य है कि ऐसे नियम, कानून, व्यवस्थाएं, संस्थाएं जो मार्केट प्लेयर्स को फ्री एंड फेयर बिजनेस इन्वायरमेंट मुहैया करते हैं, उनको मैं कह रहा हूं सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। नियमों कानूनों का उद्देश्य यह हो कि वह इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट और मार्केट की शुचिता, उसकी पवित्रता, दोनों को की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए फ्री एंड फेयर प्ले को प्रोत्साहन दें, फ्री एंड फेयर प्ले को प्रमोट करें, इनकरेज करें। इसके लिए भी पिछले दिनों हमने कई रिफॉर्म्स किए।
और हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को बिजनेस फैसिलिटेटर बनाने की ओर भी कई कदम उठाए हैं। मित्रों, हमारे सिस्टम में अनेक तरह के ऐसे रूल्स थे जिनकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट पर अनावश्यक बर्डन हुआ करता था। जाने कितने रूल्स और रेगुलेशंस अभी मौजूद थे जिनकी सार्थकता खत्म हो चुकी थी। ऐसे सारे निरर्थक और इलॉजिकल रूल्स को समाप्त करना भी वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए प्रमुख रिफॉर्म में से एक है। बिजनेस की आसानी के लिए हमने प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जैसे रिफॉर्म्स किए हैं और इसके साथ साथ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर में रेड टेपिज्म को कम करने के लिए भी इसी तरह के हमने कई कदम उठाए। और इसी तरह का एक इंस्टीट्यूशन इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंकरप्सी कोड आईबीसी है, जिसके बारे में आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यह कमजोर पड़ चुके बिजनेस को आसानी से एग्जिट प्रोवाइड करता है ताकि उन बिजनेस में फंसे हुए एसेट्स को अनलॉक करके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नए सिरे से बिजनेसेस में डिप्लॉय किया जा सके। और साथियों, डीक्रिमिनलाइजेशन, छोटी सी गलती हो उठा के जेल में डाल दो, तो डीक्रिमिनलाइजेशन भी इसी दिशा में उठाया गया एक हमारा महत्वपूर्ण कदम है। और हमारी सरकार बिजनेसेस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पार्टनर के तौर पर देखती है। हम अपने इंटरप्रेन्योर्स के साथ साधारण इंफ्रैक्शंस के लिए क्रिमिनल एक्शन न लेते हुए रेगुलेटरी एक्शन में हम विश्वास करते हैं। इसीलिए डीक्रिमिनलाइजेशन का स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने उठाया है। डीक्रिमिनलाइजेशन करके हमारे बिजनेसेस को हमने भयमुक्त किया है। और इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी पूरी तैयारी है। हमारी इकॉनमी के सभी इंजन फायर कर रहे हैं। हमारी इकॉनमी के सभी इंजन फायर कर रहे हैं, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और यह भी मान लीजिए कि अब हम आगे उड़ान भरने के लिए भी यह पूरी तरह से तैयार है। यानी हमारा टारगेट जो कम से कम आगामी कुछ वर्षों में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इकॉनमी के संदर्भ में बहुत सारी बातें मित्रों मैंने आपके सामने रखी। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है। इस सच्चाई को तो कम से कम सभी स्वीकार करेंगे। यहां पर उद्योग जगत को काम करने में कोई बहुत अवरोध पैदा होगा, मैं समझता हूं कि अब इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई मेजर स्टेप्स लिए हैं और आगे भी करने का सोच रही है। योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है यहां पर। और यहां पर मिड डे मील में कितनी शिकायतें पहले आती थी, उनका कोई हिसाब नहीं। मुझे यहां तक सुनने में आता था कि आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए लाई गई पंजीरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पशुओं को खिलाने के काम आती थी। पहले पंजीरी अब तो बंद है। हाई क्वालिटी एजुकेशन की दृष्टि से भी मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने कई मेजर स्टेप्स उठाए हैं। महिलाओं की सेफ्टी और डिग्निटी इंश्योर करने के लिए मिशन शक्ति जैसे अभियान ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यहां चर्चा मैं करना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसका परिणाम मैं समझता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं चाहता हूं कि हमने इसमें परफेक्शन हासिल कर दिया, ऐसा नहीं, लेकिन उस दृष्टि से हम काफी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं। और इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दो ही राज्य हैं जहां पर कि यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। और यहां पर आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तमिलनाडु में भी इन्वेस्टमेंट अब हो रहा है। और लखनऊ का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मैंने अभी शिलान्यास किया है। ब्रह्मोस मिसाइल, अब ब्रह्मोस मिसाइल का करिश्मा क्या होता है मैं समझता हूं बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के कमजोर दिलों वाले लोग डर जाते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। सब मिला जुलाकर मैं कह सकता हूं कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर हम खड़े हो जाएं, यह हमारा उद्देश्य है।
और मैं समझता हूं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका जो कंट्रीब्यूशन है, तो क्या कहें उसको, अनमोल आवश्यक भी है और बहुत ही, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अनमोल का मतलब तो यही ना, अनमोल है। और मित्रों, इस अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अनुज जी और सब सारे जितने, अभिषेक जी और बैठे हमारे ये पाठक जी, अभिषेक जी, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस दृष्टि से भारत की इकॉनमी में बूम आए, उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपना रोल प्ले करने की परमात्मा क्षमता दे, इसके लिए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए